हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्या है हमारा? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है, हमें शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स सबके बारे में पता होता है क्या क्या होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या क्या कवर होने वाला है? इस चैप्टर में कवर होने वाला है सेक्शन 43 से सेक्शन 72 तक, प्लस कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, ये हम कवर करने वाले हैं। इसका पर्पज़ क्या है? हमें पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से रेज करती है अपने फंड्स, किस तरीके से शेयर्स एंड डिबेंचर्स के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट आता है हमारा शेयर्स क्या होता है? शेयर्स हमें पता है ये हमारी ओनरशिप होती है, ओनरशिप इंटरेस्ट। और इसमें क्या होता है? हाई रिस्क होता है, और अगर हाई रिस्क है तो हमारे पास हाई रिवॉर्ड भी होता है। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो लेंडर होता है उसका इंटरेस्ट, लेंडर्स इंटरेस्ट, इसको फिक्स्ड रिटर्न मिलती है और उसका रिस्क लो होता है। आफ्टर इशू, अगर हम शेयर्स इशू कर देते हैं उसके बाद भी शेयर कैपिटल कैन बी ऑल्टर्ड और रिड्यूस्ड एज पर लीगल प्रोविजंस, ये हमें पता है। अब हम अगर बैलेंस शीट में देखें तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स किस साइड आते हैं? लायबिलिटी साइड आते हैं। किसके लिए? इशूअर के लिए। यानी कि एक कंपनी है जिसने इशू करे हैं शेयर्स, उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए ये लायबिलिटी बन जाएगा, उसके शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्यों? क्योंकि ये पैसे कहीं और से, हमें किसी और पर्सन से मिल रहा है। अगर हमारी कंपनी में किसी और पर्सन से पैसा आ रहा है तो वो हमारी क्या हो जाती है? लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या होता है? इन्वेस्टर और लैंडर। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और कंपनी में, उनके लिए क्या है? उनके लिए एसेट है ये, कि हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करा, अब हमें उसका रिटर्न मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? वो एज एन एसेट उसे ट्रीट करा जाएगा। अब इस चैप्टर के लीगल प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं? सेक्शन 43 और सेक्शन 72 तक जितने भी हम सेक्शंस पढ़ने वाले हैं ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज के शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स पढ़ने वाले हैं 2014। और मस्ट बी इंडोर्स्ड मतलब अप्रूव्ड, मस्ट बी अप्रूव्ड इन कंपनीज डॉक्यूमेंट्स और अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये सब इसके लीगल प्रोविजंस हैं। आगे आते हैं हम, व्हाट आर शेयर्स एंड स्टॉक। ठीक है, अब हमें पता करना है शेयर और स्टॉक होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 84। सेक्शन 2 और सब सेक्शन 84 क्या बताते हैं हमें कि शेयर क्या होता है? अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड करता है स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहली बात, शेयर क्या करता है? इंक्लूड करता है स्टॉक। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, शेयर और स्टॉक दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ये सेम नहीं है। शेयर क्या है? शेयर एक बड़ा रूप है और स्टॉक उसका एक पार्ट है। जब हम बात करें शेयर की, तो शेयर क्या हो गया? इन द शेयर कैपिटल, जो हमारी शेयर कैपिटल है उसमें एक शेयर, और वो शेयर क्या इंक्लूड करता है? स्टॉक। शेयर कैपिटल क्या होता है? ये हमारी टोटल कैपिटल होती है ऑफ कंपनी, जो डिवाइड होती है इनटू यूनिट्स, और इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। ठीक है, ईच शेयर हैज़ अ फेस वैल्यू। हमें पता है हर एक शेयर की फेस वैल्यू अलग होती है। नॉट जस्ट मनी, इट इज़ एन इंटरेस्ट, यानी कि शेयर होल्डिंग। ठीक है, मेजर्ड इन मनी प्लस बंडल ऑफ राइट्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, राइट्स टू रिसीव डिविडेंड, वोट, शेयर इन सरप्लस एसेट्स। ठीक है, कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिल जाएगा। हमें शेयर होल्डर के पास क्या होता है? वोट देने का राइट होता है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट दे रखा है ना यहाँ पे, ये शेयर होल्डिंग हो जाएगा, यानी कि उसका कितना हिस्सा है उस शेयर में, कितने परसेंट शेयर्स उसके पास हैं, जो वो उसके पास कितना वोटिंग राइट है, उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है, किस बेसिस पे? उसके राइट्स के बेसिस पे। फिर हम देखते हैं केस लॉ। पहला केस लॉ क्या दे रखा है? न्यू लंदन एंड ब्राज़ीलियन बैंक वर्सेस ब्रोकले बैंक। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? राइट्स प्लस इन्वेस्टमेंट की बात करी गई थी कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो हमारे पास राइट्स भी हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें क्या बताया था? शेयर्स क्या होता है? इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट विद राइट्स इन कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट विद राइट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करिए तो हमारा राइट भी है उन शेयर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ क्या आती है हमारी? बॉर्डलैंड्स ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या था? इसमें था कि शेयर सिर्फ शेयर ही नहीं है। शेयर का मतलब हमने क्या पढ़ा? नॉट जस्ट मनी। शेयर मतलब पैसे नहीं होते, इसका मतलब होता है कि हमारा कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कितनी होल्डिंग है हमारी, उसकी मनी वैल्यू क्या है उस शेयर की। और बंडल ऑफ राइट्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कितना बंडल ऑफ राइट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेकंड केस लॉ में शेयर का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इन कंपनी, यानी कि जो कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट, यानी कि मनी प्लस राइट, और प्लस म्यूचुअल एग्रीमेंट्स बिटवीन शेयर होल्डर्स अंडर कंपनी एक्ट एंड आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्या आता है? एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है, अगर हमारी ऑथोराइज कैपिटल है कंपनी की 50 लाख, जिसकी फेस वैल्यू यानी कि शेयर कितने हैं?
₹10 ईच, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे, ये हमारी टोटल ऑथराइज कैपिटल दे रखी थी, फेस वैल्यू और दे रखे हमारे शेयर्स के 10, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे, इस अमाउंट को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5 लाख हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट हो रही है यहाँ पे, यानी कि पर्सन बिकम अ शेयर होल्डर फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन हमारी अलॉटमेंट हो जाएगी उस दिन वो पर्सन शेयर होल्डर बन जाएगा। ये एग्जांपल समझ में आ रहा है ना सबको। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास टोटल ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, हमें फेस वैल्यू दे रखा है कि फेस वैल्यू एक शेयर की वैल्यू दे रखी थी, एक शेयर की वैल्यू दे रखी है हमें ₹10, ठीक है। टोटल ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे। अलॉटमेंट कब होगी, अलॉटमेंट जब होगी जब पर्सन बिकम अ शेयर होल्डर फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन अलॉटमेंट हो गई उस दिन वो पर्सन शेयर होल्डर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम स्टॉक पे। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मतलब होता है बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स मर्ज इनटू वन फंड, ठीक है। स्टॉक मतलब क्या, जो हमारे फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे इनटू वन फंड, उसे क्या बोलेंगे हम, स्टॉक। हमेशा ध्यान रखने वाली बात, शेयर्स अलग चीज़, स्टॉक अलग चीज़, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या होता है हमारा, ये हमारी शेयर कैपिटल है एक लार्ज अमाउंट, इसको हम डिवाइड कर देंगे किस में, नंबर ऑफ शेयर्स में। अब ये शेयर्स हो गए, अब इस शेयर्स का भी क्या देखेंगे हम कि बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी कि जो बंडल है हमारे फुल्ली पेड अप शेयर्स का जो मर्ज हो जाता है एक फंड में, वो क्या हो जाएगा हमारा स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। इसमें क्या दे रखा है कि कंपनी कैन कन्वर्ट फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। हाँ, ये हमने अभी पढ़ा था कि बंडल ऑफ फुली पेड अप शेयर्स को क्या बोलते हैं, हम स्टॉक बोलते हैं। तो अगर हमारे शेयर्स हैं जो फुली पेड अप हैं तो उनको हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और रीकन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक को इनटू फुली पेड अप शेयर्स ऑफ एनी डिनोमिनेशंस, ठीक है। वाओ, देखो डिफरेंस भी दे रखा है यहाँ पे शेयर और स्टॉक के बीच में। शेयर क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट यूनिट हैज़ अ फेस वैल्यू, नो फिक्स्ड फेस वैल्यू, इसकी कोई फिक्स्ड फेस वैल्यू नहीं होगी, स्टेटेड इन लमसम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शेयर को हम एज एन इंडिविजुअल रूप में भी देखते हैं ना कि 1 शेयर कितना हो जाएगा, इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, फेस वैल्यू। अब जब जैसे ही ये शेयर्स स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, फुली पेड अप शेयर्स स्टॉक में कन्वर्ट हो गए, उस टाइम इनकी कोई फेस वैल्यू नहीं रहती, ये क्या हो जाते हैं, ये एक लमसम अमाउंट ही कहलाई जाती है, उसे बोलते हैं स्टॉक। शेयर्स इशूड ओरिजिनली टू शेयर होल्डर्स, शेयर्स कैसे इशू होते हैं, ओरिजिनली टू शेयर होल्डर्स। और स्टॉक नो इशूड ओरिजिनली, क्रिएट करे जाते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, ठीक है। ये हम इशू करते हैं ओरिजिनली शेयर होल्डर्स को और ये कन्वर्ट होते हैं किस में, फुल्ली पेड अप शेयर्स के ज़रिए, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या बताता है हमें, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कितने काइंड्स होते हैं हमें पता है, एक होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है, विद वोटिंग राइट्स, यानी कि जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और एक होता है विद डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स मतलब रिगार्डिंग डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज, ये हम पढ़ेंगे सब आगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर ये डिवाइड होता है प्रेफरेंशियल राइट्स के बेसिस पे, यानी कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जहाँ पे फिक्स्ड रेट होता है, फिक्स्ड अमाउंट मिलती है हमें डिविडेंड की। नेक्स्ट क्या आता है प्रेफरेंशियल राइट्स में, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट वाइंडिंग अप बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। यानी कि अगर जिस टाइम पे कंपनी वाइंड अप हो रही है, शेयर होल्डर्स को पैसा मिलने से पहले किसे पैसा मिलेगा, रीपेमेंट किसको होगा सबसे पहले, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को, ठीक है। सेक्शन 43 की एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या कहती है, पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल कैरिंग प्रेफरेंशियल राइट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। हम अब यही पॉइंट पढ़ रहे हैं प्रेफरेंशियल राइट वाला कि पेमेंट इक्विटी शेयर्स के लिए, सॉरी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे होती है, फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड रेट होता है परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू का, और पेड बिफोर एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। ये हम यही पढ़ रहे हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स वाला पॉइंट है जिसमें क्या हो रहा है, फिक्स्ड अमाउंट मिल रही है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो हो रहा है ना वो एक फिक्स्ड रेट और अमाउंट पे हो रहा है। अब सेक्शन 43 की एक्सप्लेनेशन 2 याद रखना है हमें, सेक्शन 43 की एक्सप्लेनेशन 2, सेक्शन 43 एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है हमसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड किस तरीके से देना है, फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए, फिक्स्ड रेट होना चाहिए। जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो 12% या 10% इस तरीके से लिखा होता है ना डिबेंचर्स के आगे, तो उसका कोई फिक्स परसेंटेज होना चाहिए या फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए जो हम प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे। और पेड बिफोर एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जब कंपनी के पास प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले किसको मिलता है, वो मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है।
लिख रहा है यहाँ पे पेड बिफोर एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्या है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का रीपेमेंट किस तरीके से होता है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब पता है क्या है कि जो हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू है ना, वो कितनी कैपिटल, कितनी कैपिटल लग रही है, यानी कि हमारी जो कैपिटल होती है ना वो दो जगह डिवाइड होती है। एक तो होती है शेयर्स और दूसरी होती है डिबेंचर्स। यहाँ से पैसा जनरेट होता है और ये जो पैसा जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं कैपिटल। अब शेयर्स वो हो गया जो शेयर होल्डर्स के थ्रू आता है। डिबेंचर्स भी तो एक कैपिटल का पार्ट ही है ना हमारा। अब इसकी रीपेमेंट कैसे करी जाएगी? जब कंपनी डूब रही है तो हमें इसके पैसे वापस भी तो कर रहे होंगे। अब वो कैसे करेंगे? एट वाइंड अप या रीपेमेंट स्टेज, यानी कि कोई भी स्टेज आ रही है, या तो रीपेमेंट स्टेज आ रही है या वाइंड अप। वाइंड अप मतलब कंपनी डूब रही है, खत्म हो रही है, बंद हो रही है कंपनी। तो अप टू द अमाउंट पेड अप और डीम्ड पेड अप, ठीक है। कितनी अमाउंट हमें पे करनी होगी? अप टू द अमाउंट पेड अप, जितनी पेड अप है या डीम्ड पेड अप है, जो इंक्लूड करेगी फिक्स्ड प्रीमियम इफ स्पेसिफाइड इन एमओए और एओए। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे रखा है कि हमें फिक्स्ड प्रीमियम पे करना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो हमें वो पे करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि ₹5 लाख पर एनम बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने से पहले हमने एक फिक्स अमाउंट लिख रखा है कि फिक्स अमाउंट 5 लाख रुपए हमें डिबेंचर होल्डर्स को देने ही है हर साल, तो हमें वो देने ही पड़ेंगे। फिक्स रेट मतलब क्या हो जाएगा? अगर 8% नॉमिनल वैल्यू बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले हमें एक डिविडेंड किसको देना होगा? हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्लियर? वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने डिबेंचर्स बोला था ना, तो एक चीज़ और यहाँ पे कैपिटल होता है शेयर्स और यहाँ आ गया डिबेंचर्स। अब यहाँ शेयर्स भी ना दो पार्ट में डिवाइड है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने यहाँ डिबेंचर्स बोल दिया था अभी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे डिबेंचर्स में होता है ना कि फिक्स परसेंटेज लिखा होता है 12, 10, 15%, सेम ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के भी आगे होता है 12, 10, 15। ये कोई रैंडम परसेंटेज भी हो सकता है। जैसे हम डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स, चाहे वो इक्विटी वाले हों चाहे प्रेफरेंस वाले हों, डिविडेंड पहले किसे मिलेगा? डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स के बाद किसका नंबर आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का। उसके बाद आएगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का नंबर। ये हमारा एक ऑर्डर होता है कि जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो प्रॉफिट सबसे पहले डिबेंचर होल्डर, फिर जो प्रॉफिट बचा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उसके बाद अगर बचता है तो वो जाता है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद। क्लियर? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स नहीं, डिबेंचर होल्डर्स वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला। यहाँ पे जब कंपनी वाइंड अप हो रही है या रीपेमेंट स्टेज आ रही है, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही देंगे वो अमाउंट। क्लियर? कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने यहाँ पे डिबेंचर बोल दिया था अभी, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। ये जो एग्जांपल चल रहा है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का, यानी कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होल्ड करते हैं, उनसे पहले किन्हें मिलेगा? ये 8% नॉमिनल वैल्यू किसको मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्लियर? ये एक रैंडम नंबर है, एग्जाम्पल दे रखा है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स क्या बताते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट्स ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, ठीक है। ये हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? वाइंड अप होने से पहले जितना भी सरप्लस एसेट्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिफोर कमेंसमेंट, ठीक है, अनलेस एक्सक्लूडेड देयर राइट, ठीक है। ये जो मतलब बिफोर कमेंसमेंट अनलेस एक्सक्लूडेड राइट, अगर उनके राइट्स में एक्सक्लूड हो रखा है तो वो पार्ट नहीं ले सकते, वरना पार्ट ले सकते हैं। दे मे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इक्विटी प्रॉफिट पोस्ट देयर एंटाइटलमेंट इफ़ अलाउड बाय एओए टर्म्स एंड इशूज़। अगर जो कंपनी का एओए है या फिर टर्म्स ऑफ इशू में लिख रहा है, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? इक्विटी प्रॉफिट पोस्ट देयर एंटाइटलमेंट। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन राइट मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड इफ़ नॉट प्रिज्यूम्ड नॉन पार्टिसिपेटेड, ठीक है। अगर वही एओए और टर्म्स ऑफ इशू में दे रखा है कि वो कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन राइट्स मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड, अगर लिख रहा है तभी, वरना हम क्या करेंगे? प्रिज्यूम क्या कर लेंगे कि वो पार्टिसिपेटिंग नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, मैं फिर से बताती हूँ। थर्ड पॉइंट बताता है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने राइट्स में, ठीक है। पार्टिसिपेशन राइट्स अगर क्लियरली दे रखे हैं एओए में कि भाई आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तभी कर सकते हैं।
अगर एओए और एमओए में कुछ भी नहीं दे रखा तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। जनरली क्यूमुलेटिव अनपेड डिविडेंड गेट एडेड अप अनलेस एओए क्लियरली सेज अदरवाइज। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो हमारे क्यूमुलेटिव और अनपेड डिविडेंड होते हैं वो ऐड कर लिए जाते हैं, क्यों, जबकि अनलेस एओए क्लियरली सेज अदरवाइज। ठीक है, अगर एओए क्या बोल रहा है कि इसको हम अदरवाइज ले सकते हैं, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव अनपेड डिविडेंड को हम ऐड कर देते हैं। ओके, सेक्शन 43 सब सेक्शन ए प्लस एक्सप्लेनेशन 1। अब हम पढ़ते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक्सप्लेनेशन 1 में क्या आता है हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑल शेयर कैपिटल अदर देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितने भी हमारे अदर शेयर कैपिटल हैं अदर देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो हो जाएंगे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, विद वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल राइट्स। यहाँ पे क्या है, सिर्फ वोटिंग राइट्स होते हैं, यहाँ डिफरेंशियल राइट्स होते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड और वोटिंग राइट्स, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स और कॉमन शेयर्स। ठीक है, अब रूल 4 क्या बताता है कि इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। अब हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, विद डिफरेंशियल राइट्स वाला। कंपनी कैन इशू ओनली इफ़, कंपनी कब इशू कर सकती है, अगर एओए ऑथराइज कर रहा है उस इशू को, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा है जनरल मीटिंग में, यानी कि लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू हो जाएगा, और वोटिंग पावर ऑफ सच शेयर्स इज़ मोर देन 74%। ठीक है, वोटिंग पावर ऑफ सच शेयर इज लेस देन 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एट एनी टाइम। नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स एंड रिटर्न फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। हम इक्विटी शेयर्स पे डिफरेंशियल राइट्स कब इशू कर सकते हैं, जब हमारी ये 4 कंडीशन पूरी हो। पहली कंडीशन है एओए ऑथराइज कर रहा है उस इशू को, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा है जनरल मीटिंग में, अगर लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट इशू कर देंगे हम, वोटिंग पावर 74% से कम होनी चाहिए ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एट एनी टाइम, और कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी एनुअल अकाउंट्स फाइल करते हैं तो हमें 3 साल की प्रीसीडिंग रिटर्न फाइल करनी होगी। ओके, ये डी तक पढ़ा हमने 4 पॉइंट। अब आगे है पॉइंट नंबर ई, नो सबसिस्टिंग मतलब ऑनगोइंग, नो ऑनगोइंग डिफ़ॉल्ट, कोई भी चलता हुआ डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, यानी कि जो डिविडेंड है वो हमें टाइमली डिक्लेयर करना होगा, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और इंटरेस्ट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं आना चाहिए, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन टू PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, SFI स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक। स्टैट्यूटरी एम्प्लॉय रिलेटेड पेमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, क्रेडिटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड भी क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर जी है यहाँ पे, नो पेनल्टी इन लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर कोई भी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए अंडर RBI एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और फैमा एक्ट एनी और स्पेशल स्टैट्यूटोरियल एक्ट के अकॉर्डिंग। एडिशनल पॉइंट्स क्या बताते हैं हमें, सच शेयर्स लैप्स 5 years फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच डिफॉल्ट अकर्ड अनलेस डिफॉल्ट मेड इन गुड। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो शेयर्स होते हैं 5 साल के अंदर ही लैप्स हो जाएंगे फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा इन विच डिफॉल्ट अकर्ड अनलेस डिफॉल्ट मेड इन गुड। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या होगा, 5 साल के अंदर ये शेयर्स लैप्स हो जाएंगे। कंपनी एक्ट 1956 प्रोविजन स्टिल रेगुलेट अर्लियर इशू डिफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, बिफोर 2000 अमेंडमेंट टू CA 1956 डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स नॉट अलाउड। ठीक है, 2000 से पहले अमेंडमेंट हुआ था CA 1956 में, जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अलाउ नहीं थे। रूल 4 के सब रूल्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल 4 के सब रूल, यानी कि सब रूल 2। रूल 4 सब रूल 2 क्या बताता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है, जो इंक्लूड करती है पर्टिकुलर्स ऑफ इशू, साइज एंड डिटेल्स ऑफ डिफरेंशियल राइट्स। हमने देखा है जब भी हमारी जनरल मीटिंग होती है तो हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मिलती है। अब वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में होता क्या है, वो इंक्लूड करती है कि हमारा पर्टिकुलर ऑफ इशू, हम इशू कितना करने वाले हैं, क्या साइज रहने वाला है, और डिटेल्स ऑफ डिफरेंशियल राइट्स की। रूल 4 सब रूल 3 क्या बताता है, प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्जन, कि हम कन्वर्जन नहीं कर सकते, कैन नॉट कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स। किस में, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, अब हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं वोटिंग राइट्स वाले, सिंपल वोटिंग राइट्स वाले, ये कन्वर्ट नहीं हो सकते डिफरेंशियल राइट्स में। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्जन।
रूल 4 सब रूल 4 क्या बताता है, डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड मस्ट डिस्क्लोज, बोर्ड को डिस्क्लोज करना होगा स्पेसिफाइड डिटेल्स इन रिपोर्ट फॉर द ईयर इशू वाज कंप्लीट। जिस साल कंप्लीट हुआ होगा वो हमारा इशू, उस साल हमें अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होगा। रूल 4 सब रूल 5 क्या बताता है, राइट्स ऑफ होल्डर्स, यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या राइट है। तो अपार्ट फ्रॉम डिफरेंशियल राइट्स होल्डर्स एंजॉय ऑल अदर राइट, यानी कि बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स भी उन्हें मिल जाएंगे। सब रूल 6 क्या बताते हैं हमें, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या होता है, रजिस्टर सेक्शन 88 में पढ़ेंगे हम, मस्ट रिकॉर्ड पर्टिकुलर्स ऑफ डिफरेंशियल राइट्स शेयर्स एंड शेयर होल्डर डिटेल। सिंपल सी बात है, अगर हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यानी कि उनकी सारी जितनी भी डिटेल्स है वो उसमें लिखी जाएंगी शेयर होल्डर्स की। सेक्शन 43 नॉट एप्लीकेबल टू, सेक्शन 43 किस चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनीज अगर MOA AOA अलाउ करता है तो वो अलग बात है, प्राइवेट कंपनी अगर MOA AOA अलाउ करता है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 46 क्या बताता है हमें, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये वाली जो चीज़ है ये पहले होती थी, अब ये अमेंड होकर ये चेंज हो गई है। तो पहले क्या था, प्राइमा फेसी एविडेंस होता था, टाइटल शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। पहले शेयर्स ना सबको फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स बोल रहे ना, इशू करा जाता था अंडर कॉमन सील और साइन होता था, 2 डायरेक्टर उसको साइन करते थे, और साइन बाय अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो 1 डायरेक्टर साइन करेगा और कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। लेकिन ये ऐसे पहले होता था सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स के बारे में। अब क्या होता है, अब डीमैट का टाइम है, यानी कि लोग ऑनलाइन शेयर्स परचेज कर रहे हैं, शेयर्स सेल कर रहे हैं। अब किसके पास टाइम है कि वो फिजिकल फॉर्म में अपने शेयर सर्टिफिकेट ले, करेक्ट। तो अब क्या होता है, नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम 29/05/2015 कॉमन सील ऑप्शनल हो गई। अब कंपलसरी नहीं है कि कॉमन सील लगाई जाएगी या नहीं। शेयर सर्टिफिकेट वैलिड इफ़ साइंड बाय 2 डायरेक्टर या फिर 1 डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी, शेयर सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। इफ़ बोर्ड कंपोजिशन अलाउ करती है 1 सिग्नेचरी डायरेक्टर मस्ट बी नॉन MD होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, अगर बोर्ड कंपोजिशन अलाउ कर दे तो जो सिग्नेचर होने वाले ना 1 सिग्नेचरी डायरेक्टर के, मतलब जो एक डायरेक्टर को सिग्नेचर करना है वो नॉन मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है और होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है। सिग्नेचर कैन नॉट बी प्रिंटेड, सिग्नेचर प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए, इनग्रेव नहीं होनी चाहिए और डिजिटली साइंड नहीं होनी चाहिए, नॉट रबर स्टैम्प। डायरेक्टर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेफ कस्टडी ऑफ सिग्नेचर टूल्स। ठीक है, यानी कि डायरेक्टर को फिजिकली प्रेजेंट होना होगा अपने सिग्नेचर के लिए। ठीक है, सॉरी, सिग्नेचर के लिए। ये जो सिग्नेचर डायरेक्टर करता है ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, इनग्रेव्ड नहीं होना चाहिए और डिजिटली साइन नहीं होना चाहिए, पर्सनली लायबल है डायरेक्टर सिग्नेचर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, रिकॉर्ड ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। ठीक है, हमने शेयर सर्टिफिकेट दोबारा से रिन्यू करा है या फिर एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अब ये कब होता है, या तो शेयर सर्टिफिकेट खो जाए या खो जाए या कुछ वेयर एंड टेयर की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट में, तो दूसरा कैसे मिलेगा। तो फॉर्म मेंटेन इन फॉर्म SS2 विद क्रॉस रेफरेंस टू रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, हमें क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा फॉर्म SS2 को, जो क्रॉस रेफरेंस करेगा जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैं कि उसमें हमारा नाम है या नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है, लोकेशन, कीप एट रजिस्टर्ड ऑफिस और वेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज कैप्ट। ठीक है, हमें कहाँ जाना होगा, रजिस्टर ऑफिस जाना होगा जहाँ पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखा जाता है। प्रिजर्वेशन, परमानेंट कस्टडी विद CS और पर्सनल ऑथोराइज बाय बोर्ड। ठीक है, हम परमानेंट कस्टडी होती है इस चीज़ की, और ऑथेंटिकेशन, ऑल एंटिटीज़ टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय CS और ऑथोराइज्ड पर्सनस। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 क्या बताता है, मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। यहाँ बताया गया है हमें कि मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट क्या होता है और अगर हमें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कराना है तो कैसे होता है। तो अप्लाई व्हेन शेयर्स नॉट इन डीमैट फॉर्म। ठीक है, डीमैट मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, अगर हमने शेयर्स ऑनलाइन फॉर्म में नहीं परचेज कर रखे हैं, हमारे पास वो फिजिकल फॉर्म में है, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई व्हेन शेयर्स नॉट इन डीमैट फॉर्म। तो सरेंडर ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट, हमें अपना लेटर ऑफ अलॉटमेंट सरेंडर करना होगा और रिलेवेंट कूपन्स एक्सेप्ट सर्टेन केसेस लाइक बोनस शेयर्स। यानी कि अगर हम बोनस शेयर्स की बात करें तो हमें इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ लेटर ऑफ अलॉटमेंट है कि हमें इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं तो हमें वो सरेंडर करना होगा डॉक्यूमेंट। और बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूविंग इशू, यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूव करेगा उस इशू को।
फॉर्म क्या होता है, यूज SH1 और सिमिलर मस्ट स्टेट, जिसमें नाम ऑफ पर्सन टू होम इशूड, यानी कि उस पर्सन का नाम जिसके लिए शेयर्स इशू करे गए हैं, द शेयर्स टू विच इट रिलेट, शेयर्स किस पर्सन से रिलेट करते हैं और अमाउंट पेड अप का कितना है। पर्टिकुलर्स एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एज पर सेक्शन 88 विद होल्डर्स नेम एंड डेट ऑफ इशू। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, पर्टिकुलर्स एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें सारे पर्टिकुलर्स आएंगे सेक्शन 88 के अकॉर्डिंग, जिसमें होल्डर का नाम और डेट ऑफ इशू दे रखा होगा कि किस होल्डर ने किस डेट को इशू कराए थे शेयर्स। रूल 7 क्या बताता है हमें, मेंटेनेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म एंड रिकॉर्ड। ठीक है, इसको मेंटेन कैसे करा जाता है, ब्लैंक फॉर्म होता है, प्रिंटेड एंड नंबर्ड ओनली विद बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑथोराइज कैप्टन कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और ऑथोराइज पर्सन। ठीक है, प्रिजर्वेशन क्या होता है, 30 साल तक प्रिजर्व करना होता है और परमानेंटली अगर कोई डिस्प्यूट केस है तो। सरेंडर्ड सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, मार्क्ड कैंसिल इन बोर्ड, डिस्ट्रॉयड आफ्टर 3 ईयर्स, बोर्ड अप्रूवल एंड ऑथोराइज पर्सन प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल हो गए शेयर्स वन पर्सन टू अनदर, तो क्या होगा, इसके नाम से कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके नाम पर रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो उसको जो हम पहला सर्टिफिकेट इस पर्सन के नाम पर रजिस्टर कर चुके हैं उसको हम कैसे कैंसिल करेंगे, मार्क कर देंगे कैंसिल इन बोल्ड, डिस्ट्रॉय कर देंगे उस सर्टिफिकेट को आफ्टर 3 ईयर्स अगर बोर्ड अप्रूवल दे दे तो। नोट के दे रखा है कि शेयर सर्टिफिकेट नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये हमेशा याद रखने वाली बात है, शेयर सर्टिफिकेट कोई कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। जॉइंट होल्डर्स क्या होते हैं, ओनली वन सर्टिफिकेट इशू करा जाता है और डिलीवर करा जाता है किसी भी होल्डर को, या फिर डिलीवरी टू ऑल भी हो जाता है। सेक्शन 46 सबसेक्शन 5 क्या बताता है, पनिशमेंट होती है अगर इशू ऑफ डुप्लीकेट विद इंटेंट टू डिफॉल्ट, यानी कि हमने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करा गया किस इंटेंशन से, डिफ्रॉड करने की इंटेंशन से, तो कंपनी लाइबल हो जाएगी और कंपनी के ऊपर मैक्सिमम फाइन कितना लगेगा, हायर ऑफ 10% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि जितने शेयर्स का हमने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जनरेट करा है उसका 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू या फिर 10 करोड़। ठीक है, और मिनिमम क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू। और डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर मतलब अगर हमारा शेयर सर्टिफिकेट इशू हो रहा है डुप्लीकेट वाला, तो उसको साइन करने वाला कौन पर्सन होगा, या तो वन डायरेक्टर प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी, इनमें से अगर किसी ने भी साइन करा है या फिर 2 डायरेक्टर्स मिलकर साइन करते हैं और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो ये ऑफिसर्स ये भी लायबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 445 ऑफ फ्रॉड। क्लियर। नेक्स्ट इसका एग्जांपल दे रखा है, 1.2 करोड़ शेयर्स हैं, तो फिर कितना फाइन लग जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, हमने क्या पढ़ा था 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 12 करोड़, तो कंपनी के ऊपर फाइन लग जाएगा 12 करोड़ का, हायर ऑफ 10 करोड़ और रुपीज़ 10 करोड़। ठीक है, मतलब सॉरी हायर ऑफ 10x वैल्यू फेस वैल्यू या फिर 10 करोड़, तो इनमें से हायर कौन सा था, 12 करोड़ या 10 करोड़, तो 12 करोड़ फाइन लग जाएगा कंपनी के ऊपर। इन दिस केस मैक्सिमम फाइन 12 करोड़। ठीक है, कि 12 करोड़ और 10 करोड़ में से ज़्यादा कौन सा है, 12 करोड़, तो 12 करोड़ का फाइन लग जाएगा कंपनी के ऊपर। सेक्शन 47 क्या बताता है हमें, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 बताता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में कि एवरी मेंबर राइट टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन, यानी कि जब भी कंपनी रिजोल्यूशन पास करेगी तो हर शेयर होल्डर के पास राइट होगा किसका, राइट टू वोट का। पोल बेसिस भी होता है, वोटिंग इन प्रोपोर्शन टू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी कि जिस बंदे के पास जितनी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसी प्रोपोर्शन में वो वोट करेगा। एक्सेप्शन निधि कंपनी, नो पर्सन कैन वोट, निधि कंपनी में कोई भी पर्सन वोट नहीं कर सकता, किससे, 5% से ज़्यादा कोई वोट नहीं कर सकता ऑफ टोटल वोटिंग पावर। नेक्स्ट क्या आता है, नोट्स में क्या दे रखा है कि वोटिंग राइट टू वोट इन मीटिंग और बाय पोस्टल बैलेट, यानी कि राइट टू वोट कैसे कैसे है हमारे पास, या तो मीटिंग में वोट कर सकते हैं या बाय पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हैं। अलाउ करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। ठीक है, अलाउ क्या हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट स्पेसिफिक केसेस में। इक्विटी शेयर्स पे डिफरेंशियल राइट, अगर इक्विटी शेयर हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में, तो वोटिंग एज पर AOA टर्म्स ऑफ इशू नॉट प्रोपोर्शनल बेसिस, अगर वोटिंग हो रही है एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर टर्म्स ऑफ इशू के अकॉर्डिंग, तो वो प्रोपोर्शन बेसिस पे नहीं होगी। सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 क्या बताता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में कि राइट टू वोट ऑन किस किस पे राइट टू वोट है हमारा, रिजोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्ट देयर राइट, अगर
कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा पास हो रहा है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को अफेक्ट करा जा रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि वो राइट टू वोट कर सकते हैं। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है या फिर रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हो रहा है, तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो इसके रिगार्डिंग वोट कर सकें। ऑन अ पोल प्रोपोर्शनेट टू पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर कोई पोल होता है तो फिर जितने शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओन करते हैं उसी के बेस पे, उसी के प्रोपोर्शन में वो पोल किया जाएगा। स्पेशल प्रोविज़न दे रखे हैं हमारे पास। फर्स्ट प्रोविज़ो क्या है, इन जॉइंट वोटिंग सिचुएशन इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, यानी कि वोट प्रोपोर्शन टू रेस्पेक्टिव पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा। सेकेंड प्रोविज़न बता रहा है हमारा, अगर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अनपेड है 2 साल तक, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशन। अगर शेयर होल्डर्स को 2 साल तक उनका कोई डिविडेंड नहीं मिला है तो वो क्या कर सकते हैं, वो जितने भी रेजोल्यूशन पास होंगे वो उनमें वोट कर सकते हैं। अब समरी देख लेते हैं हम सेक्शन 47 की, यानी कि हम टोटल वोटिंग राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास किस तरीके का वोटिंग राइट रहता है। अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी, यानी कि जो भी कोई रेजोल्यूशन पास ऑन होगा उसमें जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका पूरा हक है कि वो वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट करें। तो या तो वो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि पोल वाला मेथड, या फिर इक्विटी शेयर्स हैविंग डिफरेंशियल राइट्स। अगर इक्विटी शेयर्स के पास डिफरेंशियल राइट्स हैं तो एज डिफाइंड इन आर्टिकल्स, जैसा आर्टिकल्स में या फिर टर्म्स ऑफ इशू में बोला गया है उस तरीके से वो वोटिंग राइट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमेशा इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल में ही अपना उनके पास वोटिंग राइट्स के ऑप्शन होते हैं। अगर डिविडेंड 2 साल तक नहीं पे करा गया तो क्या होता है, जितने भी रेजोल्यूशन कंपनी पास ऑन करती हैं उन सभी में वो उनका हिस्सा है कि वो वोट कर सकें वाइंड अप के टाइम या डायरेक्टली अफेक्टिंग इंटरेस्ट। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई भी राइट अफेक्ट हो रहा है, कोई भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, उसी टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा सेक्शन 48, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है शेयर होल्डर्स के राइट में, इफ़ राइट्स ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स आर प्रपोज टू बी चेंज। अगर कोई भी क्लास के शेयर होल्डर्स का राइट चेंज हो रहा है तो ये 3 कंडीशन मेट होती हैं। तो सबसे पहले अगर कोई प्रोविजन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो अलाउ करता है वेरिएशन, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ इशू नॉट प्रोहिबिटिंग इट, जो भी हमारे टर्म्स ऑफ इशू थे वो भी प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, तब वो चेंज हो सकते हैं। कंसेंट कितनी होनी चाहिए, मोर देन 75% ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास, ठीक है, इन राइटिंग और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एट सेपरेट क्लास मीटिंग। 10% और मोर ऑफ शेयर होल्डर्स who did not consent may apply to tribunal, variation valid only after tribunal confirms, ठीक है। जिनके पास 10 से 10 से ज़्यादा % होल्डिंग है उनको who did not consent में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल, उन्हें ट्रिब्यूनल में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएशन वैलिड हो जाएगा ओनली आफ्टर ट्रिब्यूनल कंफर्म कर देता है। इसका प्रोविजन क्या दे रखा है, इफ़ वेरिएशन बाय वन क्लास अफेक्ट राइट ऑफ अनदर क्लास। अगर कोई वेरिएशन की क्लास मतलब किसी क्लास पे वेरिएशन किया गया है और वो अफेक्ट कर रही है दूसरी क्लास को, तो कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ सच अदर क्लास ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रोसीजरल एक्सपेक्ट क्या होता है, ट्रिब्यूनल कंफर्म क्या करता है, एप्लीकेशन विद इन 21 days ऑफ रेजोल्यूशन कंपनी कैन मेड बाय मोर देन 10% ऑफ होल्डर्स हु डिड नॉट कंसेंट वोट इन फेवर, ठीक है। ट्रिब्यूनल डिसीजन क्या होता है, बाइंड करा जाता है ट्रिब्यूनल ऑर्डर टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days। कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होता है, सेक्शन 49 से 51, ठीक है। अभी तक हमने सेक्शन 48 तक पढ़ लिया, अब सेक्शन 49 से सेक्शन 51 ये पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या लग रहा है कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया, मुझे और थोड़ा रुक के पढ़ाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई टॉपिक समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में बता देना। हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है एड्यू पॉइंट नाम से, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट आ रहा है, किसी को कोई PDF चाहिए, किसी को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कन्वे कीजिए, एग्ज़ाम पास आ रहा है। ओके, थैंक यू।